हेलो स्टूडेंट्स, अपन भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे। सेकंड लेसन भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें अपन ने 6 प्रकार बताए थे। इसमें से अपन ने हिमालय पर्वत और दूसरा है उत्तरी मैदान। इन दोनों का वर्णन अपन ने पढ़ लिया था। अब तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। इसका वर्णन अब अपन पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत अपन ने पढ़ लिया था कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में विस्तृत है। इसके भी 3 भाग, उत्तर से दक्षिण में अपन ने 3 भाग बताए थे। हिमाद्री, निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, और उसके नीचे शिवालिक हिमालय, और पश्चिम से पूर्व में इसके 4 भाग बताए थे, वो आपको याद होंगे। अब इसी प्रकार अपन ने कल पढ़ा था उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान में भी हिमालय से लगता हुआ और प्रायद्वीपीय भारत पठार है। इसके बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। इसमें भी अपन ने पढ़ा था कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से 4 प्रकार के मैदानों का निर्माण होता है, जिसमें भाबर, तराई, वांगर और खादर, ये अपन ने पढ़े थे। और इसको भी अगर पश्चिम से पूर्व में विस्तार करेंगे तो वो नदियों के नाम पर सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, ये तीनों पढ़े थे ना कल अपन ने। अब इसमें किस प्रकार जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, अब पढ़ेंगे अपन प्रायद्वीपीय पठार। तो इसमें प्रायद्वीपीय पठार कहाँ स्थित है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र, इसको अपन प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। अब ये इसकी स्थिति कहाँ है, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये उत्तर भारत को विशाल मैदान पड़ा था अपन ने। उत्तरी मैदान के दक्षिण में, और ये पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बीच में प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति है। अभी यह गोंडवाना लैंड से बना हुआ बताते हैं। सबसे भारत का सबसे प्राचीनतम भाग प्रायद्वीपीय पठार है। क्यों? क्योंकि यह आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। ज्वालामुखी के द्वारा जिस चट्टानों का निर्माण होता है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, आग्नेय चट्टानों के द्वारा बना हुआ है। तो सबसे प्राचीन भाग क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के भूखंड का, आप ये लिख भी सकते हो, भारतीय भूखंड का सबसे प्राचीनतम स्थलखंड है। ठीक है, कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्यों है? क्योंकि यह ज्वालामुखी के द्वारा निकले हुए लावे से इसका निर्माण होता है। या आप कह सकते हो कौन सी चट्टानों से। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कौन सी चट्टानों से हुआ है, तो आप लिखोगे आग्नेय चट्टानों से। और मैंने जैसे आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, आग्नेय चट्टानें प्राचीन चट्टानें हैं, तो यह सबसे प्राचीनतम भाग है। लेकिन इसको स्थिर भूखंड के रूप में भी जाना जाता था, लेकिन अब जो ये भूकंप कई बार आ चुके तो इसको, यह तो तथ्य गलत साबित हो गया। अब इसके भी प्रायद्वीपीय पठार है, इसके भी 2 भाग कर रखे हैं। एक तो दक्षिणी पठार हो जाएगा, और यहाँ जो है ना उच्च भूमि, निम्न उच्च
भूमि। ठीक है, इसके भी दो भाग रखे हैं। अब उच्च भूमि में कौन कौन से आते हैं एक बार आप समझ लो। ये तो पठारी क्षेत्र है। उच्च भूमि में छोटे छोटे जो ये श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं आप बोल सकते हो, ये इसमें आती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि आप एक ये समझ लो कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ ये है, जैसे इसके ये उत्तरी भाग में इधर इस क्षेत्र में मालवा का पठार है, मालवा का पठार, इस पर ही इसके अधिकतर भाग पर ये उच्च भूमियां पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी उच्च भूमियों में, जैसे विंध्याचल श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी, नर्मदा नदी है इधर, यह नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है ना, यह नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी है यहाँ। अगले लेसन में आप पढ़ेंगे नदियों का वर्णन, तब बताऊंगी मैं। नर्मदा नदी के उत्तरी क्षेत्र में निम्न उच्च भूमियां पाई जाती हैं, जैसे विंध्याचल पठार है, अरावली जो श्रृंखला है ना, इसके दक्षिण में, और मालवा के अधिकतर पठार के क्षेत्र में जो उच्च भूमियां पाई जाती हैं उन्हें उच्च भूमियां कहा जाता है। अब इसका ढाल किधर है? इसका ढाल, क्योंकि इसका ढाल पश्चिम में तो ऊंचा भाग पाया जाता है, उच्च भूमियां मैंने पढ़ा ना, और पूर्व में तो इसका ढाल कैसे होगा? पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसका ढाल कैसे होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। दक्षिण के पठार का ढाल किस प्रकार है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अब ये मेन बातें इसमें थी। अब इसका अपन वर्णन पढ़ लेते हैं। इसमें देखो आपकी बुक में भी दे रखा है, ये प्रायद्वीप पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अफवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। अब ये बात मैंने तुम्हें बताई है ना। अभी इसमें के दो भाग ये मैंने बताए हैं अभी, जैसे मध्य उच्च भूमि और दक्षिण का पठार या दक्षिण का पठार भी बोल सकते हो आप इसे। तो नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है उसे उच्च भूमि क्षेत्र कहते हैं। मैंने अभी बताया ना कि मालवा का पठार किधर है, मैप में समझोगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। और फिर यह दक्षिण का पठार है। अब इसमें मुख्य मुख्य क्या बातें पाई जाती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, विंध्य श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला या पर्वत आप बोल सकते हो, विंध्य श्रेणी है। यह नर्मदा नदी के ऊपर, यहाँ नर्मदा नदी है ना, इसके ऊपरी भाग में विंध्याचल श्रेणी पड़ जाती है। यह नर्मदा नदी है समझ लो, इसके इधर यहाँ यह विंध्य श्रेणी, ठीक है, यह पाई जाती है। फिर यहाँ यह अरावली श्रेणी, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये उच्च भूमि पाई जाती है इसे उच्च भूमि क्षेत्र कहते हैं। अब इसमें पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल और इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। अब मध्य उच्च भूमि का पश्चिमी क्षेत्र ये हो जाएगा, पश्चिम में चौड़ी है वो इधर पूर्व की ओर चलेंगे तो यह संकरी या छोटी होती जाती है। इस प्रकार इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा हुई छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। अब इसके देखो ये जो अपन ने दक्षिण का पठार अपन पढ़ रहे हैं, इसके पश्चिमी किनारे पर तो उच्च भूमियां ये मालवा का पठार जो अभी मैंने बताया था कि मालवा का पठार है, इस पे ये फैली हुई है। और इधर ये छोटा नागपुर का पठार है, इधर छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इस क्षेत्र को छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जो दामोदर नदी बहती है ना यहाँ, इस के चारों तरफ के क्षेत्र को छोटा नागपुर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है।
अब इसमें देखो, अब यह आ गया होगा उच्च भूमि में कि पश्चिमी किनारे पर तो कौन सा पठार है, मालवा का पठार, मालवा का पठार। और इसमें यह विंध्याचल पर्वत से और अरावली पर्वत श्रेणी के बीच में फैला हुआ है, छोटी छोटी ये उच्च भूमि क्षेत्र पाया जाता है। इसका ढाल किधर है, जहाँ से दक्षिण से, क्योंकि नदियां ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका ढाल है। अब ये इधर इसका पूर्वी किनारा कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार जो दामोदर नदी बहती है इस क्षेत्र में जो पाया जाता है, जिसे छोटा नागपुर का पठार, यह इसका पूर्वी किनारा बनाता है और यह पश्चिमी किनारा बनाता है। किसका, दक्षिण के या प्रायद्वीपीय पठार का। आप बोल सकते हैं ये हम प्रायद्वीपीय पठार का एक में पढ़ रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार। और इसके हमने दो भाग किए हैं प्रायद्वीपीय पठार के, कौन कौन से, निम्न उच्च भूमियां, कौन कौन से भाग किए हैं इसमें, मध्य उच्च भूमि, एक तो मध्य उच्च भूमि और दूसरा है दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार भी जिसे आप बोल सकते हैं। अब मध्य उच्च भूमि में आप किसका वर्णन पढ़ रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्र में मालवा के पठार में विंध्याचल श्रेणी से अरावली श्रेणी के बीच में फैला हुआ यह उच्च भूमि क्षेत्र है। और इधर पूर्वी किनारे पर छोटा नागपुर का पठार के क्षेत्र में निम्न उच्च भूमियां फैली हुई हैं। अब आगे है, ये दोनों पढ़ लिए उच्च भूमि में। अब इसके नीचे ये आ जाता है, ये दक्कन का पठार के नाम से बोला जाता है आपको, दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार भी आप बोल सकते हैं, पठार, ठीक है। अब इसमें देखो, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। अभी मैंने बताया कि यह नर्मदा नदी है, इसके दक्षिणी क्षेत्र में यह दक्षिण का पठार या दक्कन का पठार स्थित है। नर्मदा नदी के पूर्व में उत्तर में कौन सा है, ये निम्न उच्च भूमि। उच्च भूमि कहाँ से, मालवा के पठार के क्षेत्र में और छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है। अब इसके बाद है, ये देखो, देखने में आपको लग रहा है कि इसका ये दक्कन का जो पठार है यह दक्षिण में चौड़ा त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है, दिख रहा है ना आपको, त्रिभुजाकार आकार में फैला हुआ है। तो दक्षिण में चौड़ा और पूर्व में दक्षिण में यह, उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में यह संकीर्ण होता जाता है इसका विस्तार। अब आगे है, इसमें देखो, दक्षिण का पठार पश्चिमी ऊंचाई पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय तथा कार्बी एंग्लोंग पठार के नाम से इधर ये गारो खासी जयंतियां इधर ये पाई जाती है ना पहाड़ी, इस क्षेत्र में भी इस पठार का विस्तार पाया जाता है। इधर आप कह सकते हो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। दक्षिण का पठार पश्चिमी ऊंचाई पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, जिसे स्थानीय भाषा में मेघालय तथा कार्बी एंग्लोंग पठार के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हुआ है। जो पूर्वी क्षेत्र का ये पठारी क्षेत्र अपन पढ़ रहे हैं ना, यह किसका भाग है, यह छोटा नागपुर पठार है ना, इसी का टूटा हुआ भाग है। जब पृथ्वी पर यह पहले भी आपने पढ़ा था कि विभिन्न प्रकार की प्लेटों के द्वारा पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतिक रूप बनते हैं, उनके द्वारा यह यूं कहते हैं छोटा नागपुर पठार जिन चट्टानों से बना हुआ है, उन्हीं चट्टानों से यह मेघालय और इनका ये पठार बना हुआ है। इसमें तीन, यह जो छोटा नागपुर पठार का ये भाग है, गारो, खासी और जयंती, ये तीन पहाड़ियां पाई जाती हैं यहाँ। गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां पाई जाती हैं यहाँ मुख्य रूप से।
गारो, ये इधर पाई जाती हैं ये तीनों, गारो, खासी और जयंती, जयंतियां पहाड़ियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से। यह किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? यह है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में गारो, खासी और जयंती पहाड़ियों के नाम हैं, जो कि छोटा, यूं मानते हैं कि छोटा नागपुर पठार से ही है अलग हुआ भाग है। ठीक है, आ गया आपकी समझ में। दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। यह पूर्वी घाट और यह पश्चिमी घाट। ठीक है, वे स्वतंत्र लाने के और 2 दलों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के उत्तर 5 क्षेत्र में काल घाट और घाट स्थिति याद करें। अब इनको सिर्फ और सिर्फ दलों के द्वारा ही यह सतत एक श्रृंखला से बनी हुई है कि इनको सिर्फ छोटे छोटे दर्रों के द्वारा ही दर्रे होते हैं जो संकीर्ण रास्ता, पहाड़ी क्षेत्रों में से संकीर्ण रास्ता पार करने के लिए निकाला जाता है, उसे दर्रा बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्व की अपेक्षा ऊंचे हैं। यह पश्चिमी जो घाट है, ये पश्चिमी घाट है ना, यह पूर्व की बजाय, पूर्वी घाट ये हो गया, ये तो लिख लो आप, पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। अब यह सतत श्रृंखला है, यह फिर भी टूटी फूटी हुई है। ठीक है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, ये लिख लो आप, ये दोनों तीनों बातें। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कम है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई लगभग 900 मीटर ऊंची। तो कौन सी ऊंचा हुआ भाग? ये पश्चिमी घाट अधिक ऊंचा है और पूर्वी घाट कम ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पर जो चोटियां पाई जाती है ना, वो पश्चिमी घाट में अधिक ऊंची चोटी पाई जाती हैं। पश्चिम घाट की अब इनकी 900 से 1600 मीटर देखिए, इसमें 900 से 1600 मीटर ऊंची चोटियां पाई जाती हैं इसमें। अब है इनकी महत्वपूर्ण चोटियां लिख लो। अब ये तो सतत है, क्योंकि यहाँ की दक्षिण भारत की आप नदियां अगले लेसन में अपन पढ़ेंगे तो उसमें देखोगे तो दक्षिणी घाट है, इसका जो ये पश्चिमी किनारा है, ये सतत है। सतत का मतलब क्योंकि सारी नदियां यहाँ से निकलकर और इधर बहती हैं। अरब सागर में सिर्फ 2 नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि यहाँ अरब सागर में गिरती हैं, और नहीं तो सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में। अब ये नदियां गिरती हैं तो इस घाट को काटती हुई गिरती हैं, तो यह खंडित है और यह सतत श्रृंखला है। ठीक है, अब इसकी महत्वपूर्ण चोटियां देख लो आप। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। दक्षिण में इसकी ऊंचाई अधिक है, जो कि सबसे ऊंची चोटी दक्षिण में पाई जाती है। देखो एक बार मैं इनको मिटा देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब इसकी सबसे ऊंची चोटी है इधर अन्नाई मुंडी। कौन सी चोटी है? अन्नाई मुंडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अन्नाई मुंडी ये केरल और तमिलनाडु का जो भाग है ना, इसमें है अन्नाई मुंडी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ऊंचाई भी लिख सकते हो आप 2695 मीटर। यह पश्चिमी घाट की
सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। पश्चिम और पूर्वी जहाँ ये मिलते हैं ना, इन पे ही है ये लगभग, ठीक है। और पूर्वी घाट की इधर है या नासी है ये महेंद्रगिरी। सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट की कौन सी है? महेंद्रगिरी। ये आपको याद रखना है, महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई भी लिख लो आप 1501 मीटर, 1501 मीटर ऊंची है ये चोटी। और पश्चिमी घाट की अनाईमुड़ी जो ये केरल में है, सबसे ऊंची चोटी है ये। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा, जो कि कपास उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कपास का उत्पादन इसलिए यहाँ काली मृदा पाई जाती है, एक विशेषता इसकी है। मुख्य मुख्य दो चोटियां पश्चिमी घाट की कौन से है? अनाईमुड़ी। और इस पूर्वी घाट की मुख्य चोटी, सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। दूसरी एक और चोटी भी जैसे टोला बेटा है, ये आप लर्न करनी है ये। और इसमें देखो अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है। प्रायद्वीप पठार की यह विशेषता, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से काली मृदा को क्या कहा जाता है? काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा या मिट्टी, जिसे क्या कहा जाता है? दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। अब इसमें और क्या क्या पाई जाती है? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, मैंने ये बता दिया, जो आग्नेय शैलों से बनी हुई है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अप्रतिदेव ठंडी पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। अब ये मैंने जो सारी बातें थी वो आपको बता दी है इसमें प्रायद्वीप पठार में। अब इसकी विशेषताओं में आप देखोगे कि इसकी विशेषताओं में यह है कि इसमें मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसमें दो भागों में बांटा गया है, उच्च भूमि क्षेत्र और ये प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण का पठार। अब उच्च भूमि क्षेत्र विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, इससे लेकर अरावली पर्वत श्रेणी तक है। ये मालवा के पठार पर फैली हुई है। इधर है छोटा नागपुर का पठार, जिसी का भाग है यहाँ पर गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां भी इसी छोटे नागपुर के पठार का ही भाग है। पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। यह आग्नेय शैलों से बना हुआ है, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पर उसका लगातार इन शैलों का अपरदन होने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से कहा जाता है, जो कपास उत्पादन के लिए काफी उपजाऊ सिद्ध हुई है। ये कपास के उत्पादन इसलिए यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है, ठीक है। मुख्य मुख्य इसका ढाल किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रायद्वीप पठार का ढाल किधर है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अब अपना ये प्रायद्वीप में पठार अपना पूरा हो गया है। इसके आगे अब छोटे छोटे भाग बचे हैं अपने मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। अपने कॉपी में नोट करते रहना और याद कर लेना।